फ्रिक्शन को समझने के लिए आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा। अब ये पेन जो है मेरे हाथ पे इस वक्त रेस्ट में है। कौन सी स्टेट में है? रेस्ट में है। अब जैसे ही थोड़ा नीचे की तरफ करूँगा तो ये पेन मोशन में आ जाएगी। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, अपने हाथ पे मैंने रख लिया मोबाइल, ठीक है। अब मैं हाथ को थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो नीचे करूँगा, लेकिन ये मोबाइल गिरेगी नहीं, ठीक है। ये देखें आप, ये मैंने इसको किस हद तक, कितने एंगल तक इसको मैंने मोड़ दिया, लेकिन ये मोबाइल नीचे नहीं जा रही, ठीक है। ये मूव नहीं कर रही है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको मोशन करने से रोक रही है? ये देखिए, मैं फिर से करके बता, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको मोशन करने से रोक रही है? कि ये पेन, इसको मैं हाथ को थोड़ा ही नीचे कर रहा हूँ तो ये पेन मोशन में आ रही है। थोड़ा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा ही नीचे कर रहा हूँ तो ये मोशन में आ रही है। अब ये समझ लें आप, फोर्स ही एक वो ऐसी चीज़ है जो मोशन करा भी सकती है और मोशन को रोक भी सकती है। यानी अगर कि आप चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आए तो आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। या कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में मूव कर रहा है, आप चाहते हैं वो रुक जाए, रेस्ट में आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स मोशन करा भी सकता है, मोशन को रोक भी सकता है। तो यहाँ पर जो मेरे हाथ पे मोबाइल थी वो मूव नहीं कर रही थी, वो एक ही जगह पे रुकी हुई थी। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उसको रोके रखे थी, वो उसको मोशन करने नहीं दे रही थी? तो वो चीज़ क्या होगी? वो फोर्स होगा। और उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो जी क्लियर हो गया, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है जी? फ्रिक्शन एक फोर्स है। कौन सा फोर्स? ऐसा फोर्स जो चीज़ों को मोशन करने से रोकता है। लेकिन फ्रिक्शन की एक कंडीशन है, ये तभी चीज़ों को मोशन करने से रोकेगा जब चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हों। क्या हो? मिली हुई हों, कांटेक्ट में हों। जैसे मेरा हाथ और मोबाइल, ये दोनों कांटेक्ट में थे, ये टच थे, ये मिले हुए थे। तो मेरे हाथ और मोबाइल के बीच में एक फोर्स पैदा हुआ जिसे हमने कहा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को या मोशन की टेंडेंसी को रोकता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसको अपोज करेगा। प्लस में अगर मोशन नहीं कर रहा लेकिन उसमें मोशन की टेंडेंसी है, मोशन की टेंडेंसी यानी मोशन करने वाला है, अभी करेगा, तो उस मोशन को भी अपोज करता है। अपोज का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट मोशन इस डायरेक्शन में कर रहा है या करेगा तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो मोशन के अपोजिट होती है, इसलिए हम कहते हैं कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, उसके खिलाफ होता है। और फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। यहाँ हम कहें रेजिस्टिव फोर्स है, जो चीज़ों को मोशन करने से रेजिस्ट करता है, रोकता है। ठीक है, अब इसको बुक के लिहाज से पढ़ जाते हैं। व्हेन यू थ्रो अ बॉल, जब आप बॉल को थ्रो करेंगे तो वो रेस्ट में आ जाता है। पहले मोशन में होता है, फिर रेस्ट में आ जाता है। ठीक है। व्हेन वी किक अ बॉल एंड अ बॉक्स विद द सेम फोर्स व्हाई द बॉल कवर्स मोर डिस्टेंस, जब हम बॉल को और एक बॉक्स को, दोनों को एक साथ लात मारें, एक ही फोर्स से लात मारें, जितना उसको फोर्स लगाया बॉल को उतना ही फोर्स बॉक्स को लगाएं, तो बॉक्स रेस्ट में पहले आ जाएगा और जो बॉल है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जो बॉल है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। उसका रीज़न क्या है और क्यों हम जो है वो ज़मीन पर आसानी से चलते हैं और कभी कभी हम जो है वो आसानी से चल नहीं पाते? फ्रिक्शन इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में होती हैं, मिली हुई होती हैं, तब उनके बीच में पैदा होता है। अब आखिर फ्रिक्शन क्यों पैदा होता है? तो फ्रिक्शन पैदा होता है वो जो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे से मिले हुए हैं
उनकी रफनेस की वजह से, उनकी डिफॉर्मेशन की वजह से। यानी जो भी मटेरियल आप देखते हैं ना, वो भले ही हमें ये बिल्कुल ऐसा स्मूथ नज़र में आए, ये ऐसा प्लेन स्मूथ नज़र में आए, लेकिन जब आप उसको जूम करके देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे, तो बहुत ही छोटी सी सही, लेकिन उसमें इरेगुलरिटीज़ यानी रफनेस वो उसमें होगी। भले ही ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल प्लेन नज़र में आए, लेकिन अब जब आप उसको जूम करके देखेंगे तो आपको उसमें बारीक सी, तमाम छोटी सी जो है इरेगुलरिटीज़, अप्स एंड डाउन्स नज़र में आएंगे। तो जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं ना, तो दोनों सरफेस के ये जो अप एंड डाउन्स होते हैं, ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, इंटरलॉक बन जाते हैं। क्या बन जाता है? इंटरलॉक। जैसे ये सरफेस में इरेगुलरिटीज़ है, तो दूसरा सरफेस ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला सरफेस, अब देखें दोनों में जो इरेगुलरिटीज़ थी वो इंटरलॉक हो गई हैं, वो एक दूसरे के अंदर ऐसे मिल चुके हैं, जो जिसकी वजह से जो मोशन होती है वो आसानी से नहीं हो पाती। चीज़ जो है वो आसानी से सही तरीके से मोशन नहीं कर पाती। क्लियर हो गया जी। फिर फ्रिक्शन की डेफिनेशन को देखें तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, द फोर्स दैट रेजिस्ट, जो रोके या अपोज करे किसको? रिलेटिव मोशन को, बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ऐसा फोर्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे जब दो सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, ऐसे फोर्स को फ्रिक्शन कहा जाता है। अब ये जो फ्रिक्शन है ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ये कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा कभी कम। ये हम डिस्कस करेंगे कैसे ज़्यादा होता है या कैसे कम होता है। क्लियर? तो फ्रिक्शन जो होता है वो क्यों पैदा होता है? चीज़ों की रफनेस की वजह से, खोरापन की वजह से। क्लियर? जैसे अब मार्बल पे देखें, टाइल्स इतने प्लेन होते हैं, इतने स्मूथ होते हैं कि वो टाइल्स और हमारे पाँव, हमारे पैर, इन दोनों के बीच में सही से फ्रिक्शन नहीं बन पाता, इसलिए हमारा पैर जो होता है वो स्लिप हो जाता है, वो मोशन में आ जाता है। हालांकि हमें उस वक्त मोशन नहीं करनी होती है, हमें रुक के रहना होता है, लेकिन हम स्लिप हो जाते हैं, मोशन में आ जाता है हमारा पैर, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम है। तो फ्रिक्शन कम होगा तो मोशन होगी, और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो मोशन नहीं होगी। जैसे ये वाली वीडियो देखें, ये कितनी आसानी से ये बंदा घास पे ऐसे स्लाइड कर रहा है। क्या रीज़न है? इसके घुटनों में कोई टायर वगैरह नहीं लगे हुए हैं, ये ऐसे ग्रास पे स्लाइड कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो ग्रास थी वो एक तो स्मूथ थी, उसके अलावा उस ग्रास पर थोड़ी मॉइस्चर भी है, थोड़ा थोड़ा हल्का पानी भी मौजूद है, तो इसलिए वो उसमें जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम हो गया, जिसकी वजह से आसानी से ऐसे स्लाइड कर पा रहा है। और ये वीडियो देखें, फ्रिक्शन हमें चलने में मदद करता है। फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। वो फ़ायदे और नुकसान हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल आप समझ लें कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो चीज़ों की मोशन को रोकता है, उन्हें मोशन नहीं करने देता, मोशन को अपोज करता है। क्लियर हो गया जी। अब आते हैं फ्रिक्शन की इक्वेशन पे। तो फ्रिक्शन की इक्वेशन पे आने से पहले थोड़ा ये समझ लें, ये देखें, जब भी कोई चीज़, जैसे यहाँ पर यह बुक टेबल पे पड़ा है, जब भी कोई चीज़ किसी और चीज़ के ऊपर पड़ी हुई होती है, तो ये जो नीचे वाली चीज़ होती है ना, वो ऊपर वाली चीज़ के ऊपर फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, और इसको शो करते हैं एन से। किससे? एन से, नॉर्मल फोर्स। ठीक है। तो ये जो बुक है टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब ये टेबल इस बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, और इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होता है। जो सरफेस फोर्स लगा रहा है, जैसे यहाँ पर कौन सा सरफेस फोर्स लगा रहा है? टेबल का सरफेस फोर्स लगा रहा है, टेबल का सरफेस। तो ये
फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे टेबल यूं है हॉरिजॉन्टल और फोर्स ऊपर की तरफ यूं लग रहा है, तो हम ये क्या कहेंगे कि ये फोर्स परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। जब दो चीज़ें यूं हो तो वो पैरेलल होती हैं, लेकिन दो चीज़ें यूं हो तो वो परपेंडिकुलर, एक ऊपर और एक लेफ्ट राइट, तो वो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया जी। अब ये और ये, इन दोनों को हम कहेंगे ये पैरेलल हैं, ये दो दो लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन एक लाइन यूं वाली और एक लाइन यूं वाली, हम कहेंगे ये लाइंस पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर हैं। क्लियर हो गया। तो ज़रा सरफेस को देखें। ये सरफेस, ठीक है, और ये फोर्स ऊपर की तरफ, तो ये सरफेस और फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर। तो सरफेस जो फोर्स लगाता है वो परपेंडिकुलर लगाता है, और ये नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर है। ये जो नॉर्मल मैंने आपको बताया ना, नॉर्मल फोर्स का नाम बताया ना, नॉर्मल, ये नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया। तो फर्ज करें यहाँ पर एक चीज़ है, इसके ऊपर बॉल रखा हुआ है, तो ये जो चीज़ है ये बॉल को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, बॉल नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, बॉल का जो वेट है वेट नीचे की तरफ, नतीजे में ये चीज़ बॉल पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो ये देखें सरफेस, देखें चीज़ का सरफेस यूँ और फोर्स यूँ, तो परपेंडिकुलर हो गया ना फोर्स, ऐसे फोर्स को कहते हैं नॉर्मल फोर्स। क्लियर हो गया जी। अब आते हैं फ्रिक्शन पे। हाँ जी, तो जो फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। ये जो आर है, ये आर शो कर रही है किसको, नॉर्मल फोर्स को। किसको शो कर रही है, नॉर्मल फोर्स को। अब ये एफ और ये नीचे क्या आ गया, एस। तो ये जो एफ एस लिखा हुआ है इसका मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के टाइप्स हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कौन सी चीज़ के, नॉर्मल फोर्स के। अब इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर बन जाती है फ्रिक्शन की इक्वेशन, कि जो फ्रिक्शन है वो बराबर है नॉर्मल फोर्स मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट म्यू। इस ये जो लेटर लिखा हुआ है इस लेटर को हम कहते हैं म्यू, ठीक है। तो जब आप नॉर्मल फोर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे म्यू से तो आपको मिल जाएगा फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स कितना होगा हमें कैसे पता चले, तो ये बॉल यहाँ पर पड़ा हुआ है ज़मीन पर, ठीक है, ये बॉल ज़मीन पर पड़ा हुआ है। अब बॉल का जो मास है फ़र्ज़ करें वो है 2 kg। बॉल का मास कितना है, 2 kg मास है बॉल का। तो बॉल का वेट कितना होगा, अगर मास 2 है तो वेट मालूम करने के लिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्योंकि 1 किलोग्राम पे 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो 2 किलोग्राम पे 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो बॉल का जो वेट है वो कितना होगा, 20 न्यूटन। और कहाँ पर, नीचे, कौन सी डायरेक्शन में, नीचे। तो बॉल ज़मीन पर फोर्स लगाएगा 20 न्यूटन का नीचे, तो नतीजे में न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये ज़मीन बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, वो भी कितना, 20 न्यूटन। और इस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कितना हुआ, 20 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स कैसे मालूम किया जाता है, जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ही नॉर्मल फोर्स होगा। क्लियर हो गया, जितना वेट उतना ही नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की निशानी एन होती है, लेकिन यहाँ आर से शो किया गया है। तो फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट है 10 न्यूटन, तो मैं आर की जगह पे क्या लिखूँगा, 10। अब म्यू की जगह पे मैं क्या लिखूँ, आर की जगह पे तो मैंने 10 लिख लिया। अगर वेट 50 होता तो आर की जगह पे 50 लिखता। अगर ऑब्जेक्ट का वेट 40 होता तो आर की जगह पे 40 लिखता। लेकिन ये जो म्यू है, ये म्यू की जगह पे हम क्या लिखें,
तो म्यू की वैल्यू मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ होती है। म्यू की वैल्यू, अच्छा म्यू है क्या? म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो म्यू है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाँ जी, ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो म्यू, ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इसकी वैल्यू मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ होती है। जैसे टायर और रोड, टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है ना, उस फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो कितना होगा? 1। आयरन एंड आयरन, जब एक लोहे की चीज़ दूसरे लोहे की चीज़ के ऊपर पड़ी हो तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट यानी म्यू 1 होगा। जब कोई गिलास के ऊपर पड़ा हो तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.9 होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ रोड, जो मैं बात कर रहा हूँ एक लोहे की जो दूसरे लोहे पर रखा हुआ है और उसका वेट है 10, जो रखा हुआ है दूसरे लोहे पर उसका वेट है 10 न्यूटन। तो कोएफिशिएंट में कितना रखूँगा? 1, क्योंकि जो लोहा है और दूसरा लोहा, इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट होता है फ्रिक्शन का वो 1 होता है, तो मैंने यहाँ पर 1 रखा। अगर सीमेंटेड फ्लोर यानी फर्श पर अगर वुड होता, लकड़ी होती, तो मैं यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रखता? 0.6। यहाँ 1 की जगह पे क्या रखता? 0.6। इस तरीके से मालूम किया जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर हो गया जी। अब ये जो म्यू है ये कैसे मालूम किया जाता है? जब आप फ्रिक्शनल फोर्स को डिवाइड कराएंगे नॉर्मल फोर्स से तो आपको मिल जाएगा म्यू। तो यहाँ पर ये जो पूरी टेबल है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, ये आपको याद करनी है। और ये फ्रिक्शन की दूसरी इक्वेशन मैंने आपको बताया ना कि जो फ्रिक्शन है वो बराबर होता है म्यू मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल फोर्स। और ये जो नॉर्मल फोर्स होता है वो कितना होता है? वो W जितना होता है, यानी जितना वेट उतना नॉर्मल फोर्स। अगर वेट 50 न्यूटन है तो नॉर्मल फोर्स 50। अगर वेट 60 है तो नॉर्मल फोर्स 60। और वेट बराबर होता है mg के। वेट किसके बराबर होता है? mg के, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी के। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, ये जो r है, r की जगह पे वेट रखा। यहाँ पर r होनी चाहिए थी लेकिन इन्होंने r की जगह पे w रखा। और फिर w क्योंकि mg के बराबर है तो फिर w की जगह पे क्या रख दिया? mg रख दिया। क्लियर हो गया। यहाँ पर r होनी चाहिए थी लेकिन क्योंकि r और w दोनों बराबर हैं, जितना r उतना w, तो r की जगह पे क्या रख दिया? यहाँ पर w। और w खुद वो बराबर है mg के। तो अब w रखें या mg रखें, बात क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। तो w की जगह पे क्या रख दिया? mg। तो एक ये वाली इक्वेशन फोर्स की, क्लियर, और एक ये वाली इक्वेशन फोर्स की, दोनों सही। और ये जो है वो म्यू की इक्वेशन है। क्लियर हो गया जी। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के टाइप्स, उसके अलावा फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जो भी चीज़ें रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।